नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, आज अपनी बात आपसे कहने के लिए मैं किसी और के शब्दों का सहारा ले रही हूं। मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, ये वजह आपको इस कहानी को सुन लेने के बाद समझ में आ जाएगी, जो अब मैं आपको सुनाने जा रही हूं। इस कहानी का नाम है लक्ष्य की रक्षा। एक था कछुआ, एक था खरगोश। जैसा कि आप सब जानते हैं, खरगोश ने कछुए को संसद, राजनीतिक मंच और प्रेस के बयानों में चुनौती दी। अगर आगे बढ़ने का इतना ही दम है तो हमसे पहले मंजिल पर पहुंचकर दिखाओ। रेस आरंभ हुई। खरगोश दौड़ा, कछुआ चला धीरे धीरे अपनी चाल। जैसा कि सब जानते हैं कि आगे जाकर खरगोश एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। उसने संवाददाताओं को बताया कि वो राष्ट्र की समस्याओं पर गंभीर चिंतन कर रहा है, क्योंकि उसे जल्दी ही लक्ष्य तक पहुंचना है। ये कहकर वो सो गया। कछुआ लक्ष्य तक धीरे धीरे पहुंचने लगा। जब खरगोश सोकर उठा, उसने देखा कछुआ आगे बढ़ गया है। मेरी हारने और बदनामी के आसार स्पष्ट हैं। खरगोश ने तुरंत आपातकाल घोषित कर दिया। उसने अपने बयान में कहा कि प्रतिगामी, पिछड़ी और कंजर्वेटिव ताकतें आगे बढ़ रही हैं, जिनसे देश को बचाना बहुत ज़रूरी है। और लक्ष्य छूने के पूर्व कछुआ गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस कहानी को सुनाकर भी मेरा मन नहीं भरा। चलिए एक छोटा सा किस्सा भी सुन लीजिए। इस किस्से का शीर्षक है इथियोपिया हमसे बहुत दूर है। जिन क्षेत्रों में भूख और गरीबी होती है, वे क्षेत्र जाने हमसे क्यों बहुत दूर होते हैं। बल्कि कहिए कि वे क्षेत्र तो वही होते हैं जहां वे होते हैं, हम उनसे बहुत दूर हो जाते हैं। पता नहीं हम पहले से दूर होते हैं या जब अकाल होता है उन क्षणों में हम दूर हो जाते हैं। जब बिहार में अकाल पड़ा था, बिहार दूर था। जब छत्तीसगढ़ में पड़ा, छत्तीसगढ़ दूर था। ये दूरी आवागमन के सारे साधनों के बावजूद एकाएक कैसे हो जाती है। जिस हेलीपैड पर नेता हेलीकॉप्टर से उतरता है, उससे गेहूं के थैले क्यों नहीं उतर सकते। पता नहीं क्यों रेलवे स्टेशन से अकालग्रस्त गांव का फासला इतना अधिक बढ़ जाता है। ये व्यवस्था की खूबसूरती है कि संकट की जगह पर फोटोग्राफर पहले पहुंचते हैं, टेलीविज़न टीम पहले पहुंचती है, मगर डॉक्टर देर से पहुंचते हैं, दवाइयाँ देर से पहुंचती हैं, दूध देर से पहुंचता है, बिस्किट देर से पहुंचता है। ये दूरी अमीरी से गरीबी की दूरी है, संपन्नता से मानवीय पीड़ा की दूरी है। इस दूरी को यदि मनुष्य जाति का कोई सदस्य नापना चाहता है तो वो इतना करे कि अपने शहर के अनाज के गोदाम से इथियोपिया की दूरी नाप ले। सोचिए कितना दूर है अमेरिका, रूस या किसी अन्य संपन्न देश से इथियोपिया। और इसी लेख की एक लाइन से मैं अपनी इस किस्सा गोई को रोककर सीधे अपनी बात पर आती हूँ। इस लाइन में कहा गया है, मानो इन देशों के पास भूख ना होती और एटम बम होता तो सारा आकाश इतना खाली और सुनसान ना होता। दोस्तों, कहानियाँ और किस्से आम तौर पर आराम से सुलाने का काम करते हैं, लेकिन साहित्य की एक विधा ऐसी है जिसमें कही गई कहानियाँ, किस्से वगैरह आराम से नींद में सोए देश, समाज और लोगों को झकझोर कर जगाने का काम करती है। वो विधा है व्यंग्य। अभी अभी जो कहानी और किस्सा मैंने आपको सुनाया, वो मैंने लिए हैं हिंदी व्यंग्य के शिखर पुरुषों में से एक शरद जोशी की किताब यथा समय से। हालांकि ये कहानियाँ और किस्से किसी और वक्त में, किसी और जगह पर, किसी और मकसद से कही गई, लेकिन एक जिंदा कलम से लिखे इन व्यंग्यों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आज भी उतने ही सच्चे हैं, खरे हैं, प्रासंगिक हैं। वक्त बदल जाने के बावजूद इनके असर में कहीं कोई कमी नहीं आई है। व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ था।
अपने करियर के शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग में काम किया। बाद में नौकरी छोड़कर लेखन को ही पूरी तरह से अपना लिया। इन्होंने बहुत सी लोकप्रिय किताबें लिखीं। परिक्रमा, यथासमय, जीप पर सवार इल्लियाँ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, तिलिस्म, राह किनारे बैठ वगैरह। इनकी कुछ बेहद मकबूल रही किताबों में से कुछ एक हैं ये किताबें जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। व्यंग्य के अलावा शरद जोशी ने कई फिल्में भी लिखी जिन्होंने अपनी छाप आम लोगों पर छोड़ी, जैसे कि क्षितिज, उत्सव, सांच को आँच नहीं, गौधूली, छोटी सी बात वगैरह। इसके अलावा इनके लिखे टीवी धारावाहिक भी आज तक भुलाए नहीं गए हैं, जिनमें से कुछ एक हैं ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, प्याले में तूफान, दाने अनार के, ये दुनिया गजब की वगैरह। चाहे व्यंग्य संग्रह हो, फिल्में हो या धारावाहिक, शरद जोशी के व्यंग्य का मकसद आपका मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि अगर आप किसी मनोरंजन में रमे हुए हैं तो आपके रंग में भंग डालना हमेशा से रहा है। वे अपनी तरह के पहले ऐसे व्यंग्यकार थे जिन्होंने 1968 में पहली बार मुंबई के चकल्लस के मंच से व्यंग्य पढ़कर किसी कवि से ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की। शरद जोशी की कलम एक जिंदा कलम थी, प्रतिबद्ध कलम थी। दरअसल मजाक करना और मजाक उड़ाना दो अलग बातें हैं, लेकिन व्यंग्य की खासियत भी है और ये दुस्साहस भी कि ये मजाक करते करते ही मजाक उड़ाना भी जानती है। यही सच्चे साहित्य का काम भी है। वैसे तो कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन सही मायनों में सच्चा साहित्य कहलाने का हकदार हमेशा वही साहित्य होता है जो समाज का सिर्फ आईना बनकर ना रह जाए, बल्कि हर बार जब जब ज़रूरत हो वो उस समाज को आईना दिखाने का काम भी करे। व्यंग्य ने हर दौर में यही किया है। फिलहाल हम तो आज आपसे यहीं इजाज़त ले रहे हैं, लेकिन चलते चलते आपको फिर से शरद जोशी जी के लिखे एक व्यंग्य की पंक्ति के साथ छोड़े जा रहे हैं। अरे, रेल चल रही है और आप उसमें जीवित बैठे हैं, ये किसी उपलब्धि से कम नहीं है। इसी के साथ हमें इजाज़त। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।